हेलो एवरीवन, जय हिंद। मैं अनुराग तिवारी स्वागत करता हूं आप सबका आपके इस यूट्यूब चैनल अनुरेयो पे। सबसे पहले तो आप सबको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस लेक्चर में हम सब क्लास 7 के हिस्ट्री का चैप्टर 2 देखेंगे, जिसका नाम है राजा और उनके राज्य। थोड़ा सा आप सबको बता देता हूं कि इस चैप्टर में आपको क्या मिलेगा। देखो, सबसे पहले मैं पूरे चैप्टर को, जो एनसीईआरटी बुक है आपका, उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उसको मैंने सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है इस लेक्चर में। अपार्ट फ्रॉम डैट अगर बात करूँ तो सबसे पहले तो मैं आपको सारी चीज़ें सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूँगा, उसके बाद में उसका हम सब कंक्लूजन देखेंगे। देन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट मुख्य बिंदु क्या है, क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको देखते हुए चलेंगे। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। नए राजवंशों का उदय। लगभग 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच भारत के अलग अलग हिस्सों में अनेक नए राजवंश शक्तिशाली हुए। मतलब 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के बीच में ना भारत के अंदर अनेक राजवंश, अलग अलग राजवंश। अब राजवंश का मतलब क्या होता है? जैसे मैं राजा हो गया तो मान लो कि मेरा नाम अनुराग तिवारी हो गया, है ना, तो तिवारी वंश। मेरा जो बेटा होगा वो राजा हो गया, फिर उसका बेटा राजा हो गया, तो ये तिवारी वंश हो गया। तो 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच भारत के अंदर अलग अलग हिस्सों में अनेक नए राजवंश शक्तिशाली हुए। इस प्रकार प्रमुख राजवंश थे। अब क्या क्या उस टाइम पे इंपॉर्टेंट राजवंश थे? जैसे गुज्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल, चाहमान और चौहान, जैसे पृथ्वीराज चौहान जी का आपने नाम सुना होगा, चोल, पांड्य, चालुक्य। इन राजवंशों ने अलग अलग क्षेत्रों में अपनी राजनीति शक्ति स्थापित की। जैसे अगर आपसे मैं बात करूं तो आप जैसे चोल, और आप चोल सुनते ही ऐसा साउथ इंडिया हमारे मन में आता है, राइट? तो ये पूरे राजवंश इंडिया के अलग अलग मतलब जगह से थे, अलग अलग क्षेत्रों से थे। अब देखो, ये स्वतंत्र शासक कैसे बनते थे, ये राजवंश कैसे डेवलप हुआ। तो देखो, पहले किसी क्षेत्र में ना स्थानीय प्रमुख और शक्तिशाली लोग होते थे। जैसे मान लो कि आपके गांव में एक ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनके पास ज़्यादा ज़मीन होती है, ज़्यादा पैसा होता है, ज़्यादा ताकतवर होते हैं, है ना। तो पहले किसी क्षेत्र में मान लो किसी भी जगह पे कोई ऐसा प्रमुख और शक्तिशाली व्यक्ति होते होंगे, लोग होते होंगे। जब कोई व्यक्ति अपनी सैन्य शक्ति और भूमि पर नियंत्रण बढ़ा लेता था तो वह धीरे धीरे राजा या स्वतंत्र शासक बन सकता था। अब जिसके पास ज़्यादा ज़मीन हो जाता होगा, उसके बाद उसके पास सेना होता होगा, तो वो राजा बन जाता होगा। अब देखो, सामंत कौन थे? सामंत ऐसे शक्तिशाली लोग होते थे जो किसी बड़े राजा के अधीन रहते थे। अब इन सामंतों में कौन शामिल होते थे? तो इनमें अक्सर शामिल होते थे बड़े भूस्वामी जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन थी, योद्धा सरदार, मतलब जो लड़ाके टाइप लोग, समझ सकते हो आप, स्थानीय प्रमुख, मान लो किसी गांव का और किसी पंचायत का जो बहुत ही प्रमुख व्यक्ति है, बहुत ही मशहूर आदमी है, वो। तो सामंतों से राजा की कुछ अपेक्षाएं होती थी। मतलब जो सामंत होते थे उसमें इसी कैटेगरी के लोग आते थे, और उन लोगों से राजा को क्या होता था, मतलब ये लोग राजा के अधीन रहते थे, राजा के अंदर काम करते थे, और राजा को भी इन लोगों से कुछ उम्मीदें होती थी। उन्हें राजा को उपहार देना होता था। मतलब कि ये लोग ना राजा को उपहार देते थे, राजा के दरबार में उपस्थित होना होता था, मतलब राजा जब बुलाए तो जाना होता था। जरूरत पड़ने पर सैनिक उपलब्ध कराने होते थे। मान लो राजा की कहीं लड़ाई होती है तो उस लड़ाई के अंदर सामंतों को भी अपना सेना का सहयोग देना पड़ता था। और देखो, राजा की अधीनता स्वीकार करनी होती थी। मतलब जैसे राजा की सुप्रीमेसी को एक्सेप्ट करना होता था कि हाँ, राजा पावरफुल हैं और हम लोग उनके अधीन हैं। लेकिन समय के साथ कुछ सामंत इतने शक्तिशाली हो गए कि उन्होंने स्वयं स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिया। अब मान के चलो कि एक विधायक जी हैं, विधायक जी के अंदर बहुत सारे पंचायत आते हैं। अब किसी पंचायत का मुखिया इतना ज़्यादा शक्तिशाली हो गया कि अगले चुनाव में वो खुद ही विधायक का चुनाव लड़ लिया, और वो हो सकता है कि उसको वोट मिला और वो विधायक बन भी गया। तो इसी तरीके से समझ सकते हो कि उस टाइम पे भी कुछ सामंत इतने शक्तिशाली हो गए कि उन्होंने स्वयं खुद एक राज्य स्थापित कर लिया, है ना, और खुद राजा बन गए। अब देखो, राष्ट्रकूटों का उदाहरण। राष्ट्रकूट सामंत से शक्तिशाली शासक बनने का महत्वपूर्ण उदाहरण है। जैसे एक सामंत से शक्तिशाली बन जाना, वही राष्ट्रकूट है, इतना ही समझो आप लोग, है ना। राष्ट्रकूट पहले चालुक्यों के अधीन थे, चालुक्यों के अधीन ये लोग राष्ट्रकूट थे, और बाद में दंती दुर्ग नामक राष्ट्रकूट शासक ने चालुक्य शासक को हराकर अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित की। मतलब उसके अंदर में थे ये लोग, चालुक्यों के अंदर में थे।
लेकिन दंतीदुर्ग नामक एक राष्ट्रकूट शासक जब आया तो उसने चालुक्य शासक को हरा दिया, लड़ाई की, हरा दी और खुद अपनी सत्ता स्थापित की। अब इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि कोई अधीनस्थ स्थानीय शक्ति भी समय के साथ बड़ी राजनीति शक्ति बन सकती थी। मतलब देखो, गांव में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका अगर आप उठा करके पता करो तो पहले वो लोग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किए होते हैं, बट सडनली उनके लाइफ में बहुत चेंजिंग आती है और जो एक टाइम पे अमीर होता है वो गरीब हो जाता है, गरीब आदमी एक टाइम पे अमीर बन जाता है, ऐसी चीज़ें भी हो जाती हैं। अब देखो, हिरण्यगर्भ अनुष्ठान। तो दंतीदुर्ग ने अपनी शासकीय स्थिति को मजबूत करने के लिए हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान कराया। अब हिरण्यगर्भ का अर्थ है स्वर्णगर्भ। इस अनुष्ठान के माध्यम से शासक अपने को उच्च सामाजिक और विशेष रूप से क्षत्रिय पहचान से जोड़ने का दावा कर सकता था। अब आप सबके लिए कुछ सरल बात है, हिरण्यगर्भ अनुष्ठान का उपयोग शासक अपनी प्रतिष्ठा और क्षत्रिय होने के दावे को मजबूत करने के लिए कर सकते थे। मतलब सिंपल लैंग्वेज में समझो कि वो लोग अपना एक पावर दिखाना चाहते थे, एक तरह का शक्ति प्रदर्शन था और वो दावा करने का था ये यज्ञ करके कि मैं शक्तिशाली हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, है ना। राजा अपनी शक्ति कैसे दिखाते थे? राजा अपनी शक्ति और महानता दिखाने के लिए बड़ी बड़ी उपाधियाँ धारण करते थे, जैसे महाराजाधिराज, त्रिभुवन चक्रवर्तीन। इन उपाधि से राजा यह दिखाना चाहते थे कि वे बहुत शक्तिशाली हैं। लेकिन ध्यान रखें, बड़ी उपाधि होने का मतलब यह जरूरी नहीं था कि राजा वास्तव में बहुत बड़े क्षेत्र पर सीधे शासन करता हो। मतलब कि बहुत सिंपली समझो, आमतौर पे क्या होता था कि जो राजा शक्तिशाली था अपनी शक्ति को दिखाने के लिए महाराजाधिराज लगाता था, अपने नाम में त्रिभुवन चक्रवर्तीन लगाता था। बट कुछ राजा ऐसे भी हो सकते थे जो ऐसी उपाधि तो लगाते थे बट जरूरी नहीं है कि वो उतने बड़े राजा हों, है ना। अब राज्य का प्रशासन, राजा अकेले पूरे राज्य को नहीं चला सकता था, जाहिर सी बात है। क्या एक एचआर पूरे कंपनी को चला लेगी या चला लेगा? बिल्कुल नहीं। हाँ, तो उसे एम्प्लॉय की ज़रूरत होगी ही। तो राजा अकेले पूरे राज्य को नहीं चला सकता, उसे विभिन्न लोगों की सहायता लेनी पड़ती थी। इनमें शामिल थे, अब कौन कौन से लोग शामिल थे? सामंत लोग थे, बड़े भूस्वामी थे, किसान लोग थे, व्यापारी लोग थे, सैनिक होते थे, अधिकारी लोग थे और ब्राह्मण थे। इसलिए उस समय शासन व्यवस्था कई अलग अलग शक्तियों और समूहों पर निर्भर थी। हो सकता है सबका अपना अपना अलग अलग काम हो, सबकी अपनी एक जिम्मेवारियां हों, राइट। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कर और राजस्व मतलब टैक्स। राज्य चलाने के लिए राजा को धन और संसाधनों की आवश्यकता होती थी, इसलिए किसानों और अन्य उत्पादकों से कर लिया जाता था। अब जो किसान लोग थे उनसे टैक्स लिया जाता था। अन्य तरह की जैसे कि हो सकता है कि कोई कोई अलग चीज़ की उत्पादन करता हो, कोई फैक्ट्री हो, तो उससे अलग तरीके के टैक्स लिए जाते थे। कृषि से मिलने वाला उत्पादन राजा के लिए राजस्व का बहुत महत्वपूर्ण स्रोत था। मतलब देखो, इंडिया में आज भी बहुत सारे लोग हैं जो खेती के ऊपर डिपेंड करते हैं, कृषि के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो उस टाइम पे भी कृषि से मिलने वाला उत्पादन राजा के लिए राजस्व का बहुत महत्वपूर्ण स्रोत था, क्योंकि राजा को भी कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा जो टैक्स मिलता होगा वो कृषि के, खेती ज़्यादा लोग करते होंगे तो ज़्यादा टैक्स भी खेती से ही मिलेगा, राइट। राजस्व का उपयोग किया जाता था किन कामों में? तो सेना रखने में। अब सेना रखोगे तो वो फ्री में तो रहेंगे नहीं, है ना। आप फ्री में काम करोगे फ्यूचर में अपने किसी भी कंपनी में या किसी भी गवर्नमेंट के लिए नहीं करोगे। प्रशासन चलाने में इसका उपयोग किया जाता था, महल और किलों के लिए किया जाता था, धार्मिक संस्थानों के लिए किया जाता था और निर्माण कार्यों के लिए किया जाता था। चूँकि मान लो आप राजा हो तो आपको सारी चीज़ें सुनिश्चित करनी है। तो जैसे राज्य में सड़क बनवाना, कुएं खुदवाना, तो इन सब में भी तो लगता होगा ना। अब देखो, प्रस्थित क्या होती थी? तो प्रस्थित किसी शासक की प्रशंसा में लिखा गया विवरण या लेख होता था। ये मैंने आपको क्लास 6 में भी पढ़ाया है। अगर आप क्लास 6 के हिस्ट्री को नहीं पढ़े हो तो आप प्ले लिस्ट में जाओ, चैनल में जाओ, चैनल के प्ले लिस्ट में जाओ, वहाँ पे देखोगे क्लास 6 की हिस्ट्री का पूरा लेक्चर अपडेट है। वहाँ पे जा कर के पूरे लेक्चर को आप अटेंड कर सकते हो। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि पूरा का पूरा एनसीईआरटी हम लोग कवर करेंगे। हिस्ट्री के बाद में हम लोग साइंस और मैथ्स और इंग्लिश को कवर करेंगे। चलो, इंग्लिश में हम लोग बहुत सारे ग्रामर्स के रूल्स को सीखेंगे और डेली कम्युनिकेशन के लिए जो भी बेसिक चीज़ें होती है वो सीखते हुए चलेंगे। तो देखो, जो
प्रसिद्धि थी इसमें राजा की वीरता के बारे में, विजय के बारे में, शक्ति के बारे में, दान के बारे में और उनकी क्या उपलब्धियां थी, ये सारी चीज़ों का वर्णन किया जाता था। बेसिकली यही सब चीज़ें उसमें लिखी जाती थी। अब प्रस्तुतियाँ अक्सर पत्थरों पे, स्तंभों या अन्य माध्यमों पर लिखी जाती थी। इसका उद्देश्य ये होगा कि ये ज़्यादा समय तक रहे लोगों के बीच में, है ना। अब पत्थर पे जो चीज़ लिखा जाएगा तो वो ज़्यादा टाइम तक रहेगा, तो इसलिए ऐसा लिखवाया जाता था। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, भूमि अनुदान। देखो राजा कई बार लोगों या धार्मिक संस्थाओं को भूमि दान में देते थे। अब मान लो कि धार्मिक संस्थाएं हैं, मंदिर बनाना है, तो राजा वहाँ पे अपने ज़मीन को दान देते थे। विशेष रूप से ब्राह्मणों को दिए गए भूमि अनुदानों का उल्लेखन मिलता है। मतलब राजा के दरबार में जो ब्राह्मण लोग होते थे उनको राजा लोग बहुत अधिक धन दान करते थे। इन भूमि को भी उनको दान में दिया जाता था। इन भूमि अनुदानों को कई बार ताम्रपत्रों पर दर्ज किया जाता था। अब ताम्रपत्र क्या है, कमेंट करके बताओ, और अगर नहीं जानते हो तो क्लास 6 का हिस्ट्री ज़रूर देखो। ताम्रपत्र पे बताया जा सकता था भूमि कहाँ है, मतलब क्या जगह है भूमि की, उसकी सीमा क्या है, मतलब उसके उत्तर में किसकी ज़मीन है, दक्षिण में किसका ज़मीन है, राइट। भूमि किसे दी गई है, मतलब कौन है भूमि का स्वामी, जिसको बनाया गया है। उससे मिलने वाले राजस्व का अधिकार किसे होगा, राजस्व मतलब कौन कलेक्ट करेगा। इसे हमें उस समय की भूमि और प्रशासनिक व्यवस्था की जानकारी मिलती है ना। अब आओ नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, धन और भूमि के लिए युद्ध। उस समय राजा एक दूसरे से युद्ध क्यों करते थे, इसके कई कारण थे। देखो युद्ध के तो वैसे कई कारण थे। राजा चाहते थे कि अधिक भूमि, अधिक धन, उपजाऊ क्षेत्र और महत्वपूर्ण नगर, व्यापारिक मार्ग और राजनीतिक प्रतिष्ठा उनको मिले। लड़ाइयाँ इसलिए होती थी। आज के भी समय पे आप देखते हो कि ज़मीनों के लिए लोगों में लड़ाइयाँ हो जाती है ना। इसलिए भूमि और धन राजनीति शक्ति के महत्वपूर्ण आधार थे। तो इसके लिए राजा लोग एक दूसरे से लड़ाइयाँ करते थे। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष। तो ये त्रिपक्षीय संघर्ष क्या है, तो देखो यह पूरे अध्याय का बहुत महत्वपूर्ण विषय है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। कन्नौज एक समृद्ध और महत्वपूर्ण क्षेत्र था। मतलब कन्नौज नाम का जो जगह था बहुत ही महत्वपूर्ण और समृद्ध क्षेत्र था, और 3 शक्तिशाली राजवंश कन्नौज पर अधिकार करना चाहते थे। मतलब कि 3 शक्तिशाली राजवंश, अलग अलग राजवंश थे, तो वो लोग क्या करना चाहते थे। जैसे मैंने अभी आपको बताया ना कि मान लो मेरा नाम अनुराग तिवारी है तो तिवारी वंश हो जाएगा, अगर मेरा बेटा राजा बने फिर उसका बेटा राजा बने। तो उसी तरीके से 3 राजवंश कन्नौज पर अधिकार करना चाहते थे। वो कौन कौन से थे, तो गुज्जर प्रतिहार, राजपूत और पाल। इन तीनों के बीच ना लंबे समय तक संघर्ष हुआ, मतलब लड़ाइयाँ हुई होंगी, है ना। इसलिए इसे कहा जाता है त्रिपक्षीय संघर्ष। तो ये त्रिपक्षीय संघर्ष का यही मतलब है। अब आओ नेक्स्ट देखते हैं, चोलों का उदय। अब अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण भाग आता है चोलों का उदय। एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ना ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। चोलों ने दक्षिण भारत में एक शक्तिशाली राज्य बनाया। उनका मुख्य क्षेत्र था कावेरी नदी की घाटी। यह क्षेत्र क्या था, कृषि के लिए बहुत उपजाऊ था। अब जहाँ पे नदियाँ होती हैं ना, वो ज़मीन ऑटोमेटिकली काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ हो ही जाता है। चोलों ने कृषि पे, सिंचाई, प्रशासन, सेना और मंदिर के माध्यम से अपनी शक्ति मजबूत की। अब आओ देखते हैं विजयालय चोल। विजयालय ने चोल शक्ति के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने तंजावुर पर अधिकार किया। तंजावुर चोलों का महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। विजयालय ने वहाँ त्रिशंभुसूदिनी देवी का मंदिर बनवाया। क्षमा चाहूँगा, आई एम सो सॉरी एवरीवन, निशुंभसूदिनी देवी का मंदिर बनवाया। अब देखो आगे नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, राजराजा चोल। देखो राजराजा प्रथम चोलों के सबसे प्रसिद्ध और शक्तिशाली शासकों में से एक थे। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब उनके शासक थे। उन्होंने चोल राज्य का विस्तार किया, प्रशासन को भी मजबूत किया, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सेना को भी मजबूत बनाया, मंदिर निर्माण में काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा दिया उन्होंने। और उनके शासनकाल में तंजावुर का प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर बनाया गया। देखो ये ना सवाल पूछे जा सकते हैं कि बृहदेश्वर मंदिर किसके टाइम पे बनाया गया, निशुंभसूदिनी देवी किसके टाइम पे बनाया गया, है ना। तो ये सभी चीज़ों को आप लोग याद रखो। राजेंद्र चोल, राजेंद्र प्रथम राजराजा प्रथम के उत्तराधिकारी थे। उन्होंने चोल साम्राज्य, मतलब कि उनके बेटे होंगे ये, उनके बाद ये राजा बने। उन्होंने चोल साम्राज्य का और विस्तार किया
उन्होंने उत्तर भारत की ओर और सैन्य अभियान किए, श्रीलंका में चोल प्रभाव बढ़ाया, समुद्री शक्ति को मजबूत किया, दक्षिण पूर्व एशिया की ओर भी 9 सैनिक अभियान किए। इससे चोलों की स्थल और समुद्री दोनों प्रकार की शक्ति का पता चलता है। अब देखो, चोलों की शक्ति का आधार क्या था? कृषि। चोल साम्राज्य की आर्थिक शक्ति के पीछे कृषि का बहुत बड़ा योगदान था। कावेरी नदी और उसकी अनेक शाखाओं ने इस क्षेत्र को उपजाऊ बनाया। लोगों ने सिंचाई के लिए नहर, कुएं, तालाब, बांध और तटबंध बनाए। इससे खेतों में पानी पहुंचाना आसान हुआ। विशेष रूप से धान की खेती का विस्तार हुआ। और जब खेती का उत्पादन बढ़ेगा तो टैक्स भी बढ़ेंगे, है ना। अब मंदिरों का महत्व। चोल शासकों ने बहुत बड़े और शानदार मंदिर बनवाए। प्रमुख उदाहरण के लिए बृहदीश्वर मंदिर तंजावुर है। यह चोल वास्तुकला का बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है। लेकिन मंदिर केवल पूजा के स्थान नहीं थे, वे धार्मिक केंद्र थे, आर्थिक केंद्र थे, सामाजिक केंद्र थे और सांस्कृतिक केंद्र भी थे। यहाँ पे मतलब अलग अलग तरह के कार्यों के लिए लोग जुड़ते होंगे। यहाँ पे काइंड ऑफ मीटिंग होती होगी, एक तरह से बैठक होती होगी, है ना। मंदिरों से जुड़े लोग। मंदिरों में अनेक लोग काम करते थे, जैसे पुजारी होते थे, कारीगर होते थे, मूर्तिकार होते थे, माली होते थे, रसोइया होते थे, संगीतकार होते थे, नर्तक होते थे, सफाई कर्मी होते थे। इसलिए मंदिर ने बहुत से लोगों को रोजगार और आर्थिक गतिविधियों से जोड़ा। मतलब देखो, मंदिर में इतने सारे लोगों का काम था तो सबको कहीं ना कहीं रोजगार भी मिला, है ना, और उनकी आर्थिक गतिविधियों को भी एक तरह से एक डायरेक्शन मिला, है ना। मतलब वो लोग इकोनॉमिकली इसी पे तो डिपेंड करते होंगे ना। चोलों की कांस्य मूर्तियाँ। देखो, चोल काल की कांस्य मूर्तियाँ बहुत प्रसिद्ध हैं। विशेष रूप से नटराज की मूर्तियाँ प्रसिद्ध हैं। इन मूर्तियों में कलाकारों ने धातु कला, धार्मिक विचार, सुंदरता, शरीर की गतिशीलता, इन सबको बहुत सुंदर तरीके से दिखाया। अब आते हैं नेक्स्ट, लेकिन उससे पहले थोड़ा इसको अगर नहीं समझ पाए तो समझ लो। जो कांस्य मूर्तियाँ थी ना, ये चोल काल की सबसे प्रसिद्ध मूर्तियाँ थी, है ना। और विशेष रूप से नटराज की जो मूर्ति है वो काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध थी। अब इन मूर्तियों में क्या हुआ, तो कलाकारों ने अलग अलग चीज़ों को दिखाया है। अलग अलग चीज़ों में जैसे धातु कला को दिखाया है। अब जाहिर सी बात है, उतने अच्छे तरीके से बनाया तो कहीं ना कहीं धातु कला का ही वो सबूत है कि उन्हें काफ़ी अच्छा कला आता था, राइट। धार्मिक विचार, उनके थॉट्स किस तरीके से थे, ताकि मतलब देखो, जैसे धार्मिक विचार होते हैं उसी तरीके की मूर्ति होती है। जैसे अभी आप लोग सरस्वती माता का जैसे उनकी मूर्ति बना के पूजा करते हो, है ना। तो जैसे कि विचार, हमारे क्या धार्मिक मान्यताएं हैं कि जो विद्या की देवी हैं वो सरस्वती माता है। तो जब सरस्वती माता की मूर्ति भी बनाई जाती है तो उनके हाथ में बीड़ा बजाते हुए दिखाया जाता है। कला की वो देवी हैं, उनके हाथ में पुस्तक दिखाया जाता है, राइट। तो इसी तरीके से उस टाइम पे भी जो मूर्तियाँ बनी हैं उससे कहीं ना कहीं धार्मिक विचार भी प्रकट होते हैं, समझ में आते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब देखो, चोल प्रशासन, नेक्स्ट टॉपिक देखो। चोलों का प्रशासन केवल राजा तक सीमित नहीं था, स्थानीय स्तर पर भी कई संस्थाएं काम करती थी। मतलब ज़रूरी नहीं है कि राजा डिसीजन लेते थे, कुछ डिसीजंस को और कुछ काम को, हो सकता है कुछ पंचायतें, कई संस्थाएं थी, कई कमेटियां थी जो काम करती थी। अब मुख्य रूप से उर था, सामान्य गाँव की सभा थी। उर जो थी ना, ये सामान्य गाँव की सभा थी, है ना। और विशेष सभा जो एक और था, सभा, एक सभा को उर बोलते थे जो कि सामान्य गांव की सभा थी। और जो सभा था उसे विशेष रूप से ब्राह्मणों की बस्तियों से संबंधित माना जाता है। मतलब जो ब्राह्मणों की एक कमेटी थी उसको सभा कहते हैं, और जो सामान्य गांवों की कमेटी थी उसको उर कहते हैं। अब नगरम, व्यापारियों और नगरों से जुड़े संस्था नगरम है, ठीक है। और नांडू, कई गाँव का बड़ा प्रशासनिक क्षेत्र जो था उसको नांडू कहते थे, सॉरी, हाँ, उसे नांडू कहते थे। स्थानीय सभाओं के काम। देखो, स्थानीय सभाएं कई महत्वपूर्ण कार्य करती थी, जैसे सिंचाई की व्यवस्था करना, तालाबों की देखभाल करना, भूमि से जुड़े काम करना, मंदिरों की देखभाल करना, बगीचों की देखभाल करना, स्थानीय प्रशासन का देखभाल करना। ये सारे कार्य उनके हो सकते थे। अब इससे पता चलता है कि चोलों के समय स्थानीय स्तर पर भी प्रशासनिक व्यवस्था काफ़ी ज़्यादा विकसित थी, तभी तो ये सारी चीज़ें होती थी ना। अब उत्तर में मेरूर के अभिलेख। देखो, उत्तर मेरूर के अभिलेख चोलों की स्थानीय प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं।
इससे पता चलता है कि स्थानीय सभा के सदस्यों के लिए कुछ योग्यताएं, नियम, चयन की प्रक्रिया निर्धारित थी। इसलिए उत्तर मेरूर में के अभिलेख चोल प्रशासन को समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत हैं। अब देखो पूरे अध्याय को ना थोड़ा सा जोड़ के बताता हूँ, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। सबसे पहले तो स्थानीय शक्तिशाली लोग और योद्धा सरदार वो सामंत बने। कुछ सामंत शक्तिशाली होकर स्वतंत्र राजा बने। अब जो राजा बने उनसे एक नए राजवंश बने। चूंकि राजा, उसका बेटा भी राजा, उसका बेटा भी राजा, तो उसका एक वंश बन गया, तो राजवंश बने। राजाओं ने भूमि और कर से संसाधन जुटाए, मतलब जमीन पे जो लोग खेती करते थे उनसे वो लोग कर लिए, संसाधनों की जुटाव की उन्होंने। धन और भूमि के लिए युद्ध हुए। कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ। दक्षिण भारत में चोल शक्तिशाली हुए। कृषि और सिंचाई का काफ़ी ज़्यादा विस्तार हुआ। मंदिर आर्थिक सामाजिक केंद्र बने और स्थानीय सभाओं के माध्यम से प्रशासन मजबूत हुआ। जैसे अगर आप इसको देखते हो ना तो 1 मिनट में आपको पूरा चैप्टर का आइडिया लग जाएगा, अगर आप एक बार चैप्टर ठीक से पढ़ लेते हो। और सबसे बेहतर तरीका मैं ये मानता हूँ पढ़ने का कि सबसे पहले एनसीईआरटी का बुक पढ़ो, उसके बाद ना तुम्हें उसमें कुछ डाउट्स आएंगे, तुम्हारे माइंड में कुछ डाउट्स क्रिएट होंगे, क्योंकि एनसीईआरटी का बुक पढ़ते टाइम डाउट्स आना लाजमी है जब पहली बार पढ़ रहे हो। तो उसके बाद में इस लेक्चर को देखोगे तो तुम्हारी सारी प्रॉब्लम, सारी डाउट क्लियर हो जाएगी एक बार इस लेक्चर को देखने के बाद। तो जब इस लेक्चर को देख लो उसके बाद में फिर दोबारा से अपना बुक पढ़ो, उससे क्या होगा कि सारी चीज़ें तुम्हें क्लियर हो जाएंगी और वो चीज़ें ना तुम्हारे जैसे लंबे समय तक याद रख पाओगे। अब कुछ कंक्लूजन देख लेते हैं। इस अध्याय से हमें पता चलता है कि 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच भारत में अनेक नए राजवंश और राज्य शक्तिशाली हुए। सामंत और स्थानीय प्रमुख धीरे धीरे शक्तिशाली बनकर स्वतंत्र शासक बने। राजाओं ने भूमि, कर, सेना और प्रशासन के माध्यम से अपनी शक्ति बढ़ाई। उपजाऊ भूमि और महत्वपूर्ण नगरों पर अधिकार के लिए कई युद्ध हुए और कन्नौज के लिए गुज्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पालों के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ। मतलब तीनों कहीं ना कहीं एक दूसरे से भिड़े, एक दूसरे से लड़ाइयाँ की। दक्षिण भारत में चोलों ने कृषि, सिंचाई, प्रशासन, मंदिरों और सैन्य शक्ति के आधार पर एक शक्तिशाली राज्य बनाया। चोलों की स्थानीय प्रशासनिक संस्थाएं मैंने ऊपर पढ़ाया भी था, जैसे उर, सभा, नगरम और नांडू था। अब इस अध्याय का विशेष रूप से महत्वपूर्ण हिस्सा है ये सारी चीज़ें। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। देखो परीक्षा की दृष्टि से ना 10 सबसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं। सबसे पहला महत्वपूर्ण बिंदु है सामंत कौन थे। तो चलो तुम सबसे पहले कमेंट करके बताओ कि सामंत कौन थे। देखो सामंत बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार थे जो शक्तिशाली राजाओं के अधीन रहते थे और बाद में कुछ स्वतंत्र शासक बन गए। अब दंती दुर्ग कौन था। तो देखो वह राष्ट्रकूट का शासक था जिसने चालुक्य अधिपति को पराजित करके स्वतंत्र सत्ता स्थापित की। मतलब ये चालुक्य के राजा को हरा करके और अपना एक स्वतंत्र राज्य बनाया। अब हिरण्यगर्भ क्या था। तो एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान जिसके माध्यम से शासक अपनी प्रतिष्ठा और क्षत्रिय पहचान के दावे को मजबूत कर सकता था। अब प्रसिद्धि क्या है। तो राजा की प्रशंसा, वीरता और उपलब्धियों का वर्णन करने वाला लेख या विवरण, मतलब जिसमें राजा के बारे में, उनकी लड़ाइयों के बारे में, उनके गुणगान हो, ऐसा एक पुस्तक मान सकते हो। भूमि अनुदान क्या था। देखो राजा द्वारा किसी व्यक्ति या संस्था को भूमि देना, ऐसे अनुदानों की जानकारी ताम्र पत्रों से मिलती है। अब त्रिपक्षीय संघर्ष किनके बीच हुआ था। तो गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल के बीच कन्नौज के लिए हुआ था। चोलों की शक्ति का प्रमुख आधार क्या था। कृषि और सिंचाई, विशेष रूप से कावेरी नदी की उपजाऊ घाटी जो थी, ये चोलों की शक्ति की मुख्य रूप से आधार थी। राजा प्रथम क्यों महत्वपूर्ण है। देखो उसने चोल शक्ति का विस्तार किया और तंजावुर में प्रसिद्ध बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। चोलों की स्थानीय प्रशासनिक संस्थाएं कौन सी थी। तो देखो उर था, सभा, नगरम और नांडू। उत्तर मेरूर के अभिलेख क्यों महत्वपूर्ण हैं। वे चोलों की स्थानीय प्रशासन और सभाओं की कार्यप्रणाली के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। देखो आई होप मैंने ना पूरी चैप्टर से जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी है ना, उस पूरे कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही ईजी लैंग्वेज में आप सबको समझाने की कोशिश की है।
अगर वीडियो अच्छा लगा है तो देखो वीडियो को लाइक करो, क्योंकि यही मुझे मोटिवेट करता है। चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। कुछ भी पूछना चाहते हो तो कमेंट कर सकते हो, और अगर पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हेल्पलाइन नंबर है, वहाँ पे मैसेज करके और पीडीएफ के लिए मैसेज कर सकते हो। और किस क्लास का पीडीएफ चाहिए, किस चैप्टर का पीडीएफ चाहिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो। टेक केयर, बाय बाय।